गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय हिंदी में भाषा, लिपि और पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उसके बारे में। हम लोगों ने आगे पढ़ा कि किस तरीके से भाषा के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं, भारत की राजभाषा क्या है और भारत की राजभाषा किस तरीके से आधारित है। ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हमारे जो संविधान सभा ने इस हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इन्हीं चीज़ें हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के जो विभिन्न रूप हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूपों में किया जा रहा है। प्रथम है प्रथम भाषा। क्या है? प्रथम भाषा के रूप में। कुछ राज्यों में हिंदी को बोलचाल या राज्य की भाषा माना गया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। द्वितीय भाषा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में हिंदी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में किया जा रहा है। संपर्क भाषा, भारत के दक्षिणी राज्यों में भारत का हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है। ठीक है ना, यानी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से, जैसे कहते हैं उत्तर भारत में ज़्यादातर राज्यों में क्या हिंदी बोली जाती है। अगर दक्षिण भारत में चले जाए, जहाँ तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ बोली जाती है, इन क्षेत्रों में हिंदी को केवल संपर्क, एक दूसरे से जोड़ने के लिए हिंदी का प्रचलन होता है। अगला है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? देखिए, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपने वातावरण में जो सीखता है, जो बोलता है, जो सुनता है, वही उसकी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। चाहे वो मातृभाषा हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो। ठीक है। अगला क्या है? अगला है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा ये है जब किसी भाषा का प्रयोग बड़े क्षेत्र में किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी बड़े और व्यापक क्षेत्र में किया जाता है, तो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है? भाषा एक रूप नहीं होती, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, यानी अन्य भाषाओं का भी प्रभाव उसमें दिखने लगता है। भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए भी भाषा को मानक रूप, यानी एक मानक मतलब एक नियम कानून की जरूरत होती है। भाषा के मानक रूप की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किस प्रकार? शिष्ट यानी विशिष्ट लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला या अथवा विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया गया भाषा रूप ही क्या है? भाषा का मानक है। जैसे आपका आपका अर्थ है, तो अर्थ का मानक ये है कि आप 7th में जब पास होंगे तभी आपको अर्थ में एडमिशन मिलेगा। तो ये क्या है? एक मानक है कि बिना पास हुए 7th आप अर्थ में दाखिला या एडमिशन नहीं ले सकते। अर्थात कह सकते हैं भाषा के विविध रूपों में कौन सा रूप शुद्ध है, कौन सा मानक है, इसका निर्णय क्या होता है? मानक जो कौन करता है? भाषा के जो मानक रूप है वही करते हैं। ठीक है ना। हिंदी में कई वर्णों तथा शब्दों को 2-2 रूप में लिखा जाता है। जैसे हिंदी के वर्ण और शब्दों के 2-2 रूप हैं। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। ठीक, इसे लिए, गए, आई, मंदिर, यानी कई रूप। जैसे जैसे हिंदी भाषा में भाषा और विचार बोलियां आते रहे, वैसे वैसे हिंदी भाषा में तत्भव, तत्सम, देश विदेश से आगत सब शब्द वाक्य आते रहे। ऐसी स्थिति में कौन सा रूप मानक है या भ्रम होना स्वाभाविक है? इस दशा में जिस रूप को अधिकांश शिक्षित जन प्रयोग कर लाते हैं वही मानक कहलाता है। तुम्हारी जानकारी के लिए हिंदी भाषा के कुछ वर्णों और शब्दों के मानक रूप दिए गए हैं। इसे वर्ण पुराने रूप दिए हैं। ये आ दिया गया था, तो अब आ कैसे है? खा पहले कैसे बनाया गया था? अब खा देखिए। पहले भा कैसे बनाया था? जब देखिए। फिर घा कैसे बनाया था? अब घा ऐसे बनाया जाता था। पहले भा कैसे बनाया था? अब भा कैसे बनाया। ला पहले कैसे बनाया जाता था? अब ला ऐसे बनाया। पहले सा कैसे बनाया जाता था? अब सा। पहले छा कैसे बनाया जाता था? अब छा ऐसे। यानी ये पुराने रूप है और ये मानक रूप है, इस समय प्रचलित है। संयुक्त वर्ण देखिए, ता ऐसे बनाया था, कत ऐसे बनाया, दद ऐसे बनता था संस्कृत में, अब ऐसे बनता है। ये सारी चीजें क्या है? ये पुराने रूप हैं, और ये जो बच्चे हैं ये क्या है? ये मानक रूप है। मानक वर्तनी संबंधी जो कुछ विशेष नियम है, उन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है।
व्यंजन द्वैत होने पर यदि ई की मात्रा का प्रयोग करना हो तो इसे ई की मात्रा हलंत के रहित व्यंजन पर लगती है। जैसे देखिए अशुद्ध मिट्टियां, पट्टियां। शुद्ध क्या है ये देखिए, हम एक टा पे हलंत लगा देते हैं और ये क्या हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। और इसमें देखिए जो ये वाला ये गलत है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, ठीक है ना। पंचमाक्षर जो है अंगा, जा, अड़ा, ना, मा के स्थान पर अब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, पंचमाक्षर के स्तर पर हम अनुस्वर का प्रयोग करने शुरू कर दिए। जैसे गंगा के स्थान पर हम लोग गंगा लिखते हैं, चंचल के स्थान पे हम लोग चंचल लिखते हैं, चंदा के स्थान पे हम लोग बिंदी की प्रयोग करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय में यदि या और व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किए जाने चाहिए। जैसे कि गई के स्थान पे गई, नई के स्थान पे नई, हुआ के स्थान पे हुआ, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा है क्या है, जैसे कुछ शब्दों के दो रूप मान्य हैं, जैसे मैंने बताया एक बोलचाल के लिए और एक मानक के लिए। जैसे गर्दन, गर्तन, बर्तन, बर्तन, गर्मी, गर्मी, कुर्ता, कुर्ता, ये सारी चीजें हैं। संज्ञा शब्दों के विभिन्न चिन्हों शब्दों से अलग और सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर लिखे जाएंगे। जैसे मोहन को, उसने आदि। यदि सर्वनाम शब्द के साथ दो विभक्ति चिन्ह प्रयोग किए जाएं तो पहले विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ मिलकर और दूसरा उसे अलग लिखा जाएगा। जैसे उसके लिए और उनसे आदि। शब्द के वर्तनी के अनुसार हलंत और अनुनासिक दोनों चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। यदि सिरों रेखा के ऊपर किसी मात्रा का प्रयोग हुआ तो चंद्रबिंदु के अंतराल में केवल बिंदु लगाया जाएगा। जैसे माँ के स्थान पर मैं, कैंची के स्थान पर बिंदी आदि। जब किसी ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से किया जाएगा तो वहां चंद्रबिंदु का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे गांव, पांच, शाप, दांत। पूर्वकालिक प्रत्येक कर क्रिया के साथ मिलाकर लिखा जाएगा। जैसे खाकर, पीकर, पढ़कर आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग में स्थिति में एक द्वमिलित मूलक व्यंजन को न लिखने की छूट है। जैसे कर्ता को कर्ता, तत्व को तत्व और अधर्थ को अर्ध लिखा जा सकता है। अरबी भाषा से हिंदी में आए वर्ण का, खा, गा जो बिंदी लगा रहता है और जा के नीचे जो लिखन नुक्ता प्राय अब नहीं लिखा जाता। नीचे लिखे बिंदु नुक्ते का प्रयोग केवल उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब नुक्ते के प्रयोग के कारण शब्द के अर्थ में अंतर की संभावना हो। जैसे सजा, सजावट, सजा यानी दंड, दोनों में अंतर है। ये सजा लिखेंगे तो दंड, और ये सजा का मतलब होता है सजावट। जैसे राज शासन और राज मतलब रहस्य, यानी इसके नुक्ता के लगाने से क्या होता है, अगर अर्थ के परिवर्तन है तभी उसमें लगाने की आवश्यकता, नहीं तो नहीं जरूरत पड़ती है, ठीक है। संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ने वाले श्री और जी शब्दों, जी संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाने चाहिए। जैसे श्री राजेश जी, श्री गौतम जी, ये अब है, पहले ऐसा एक साल लिखा जाता था। संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाएंगी, जैसे वह पढ़ चुका है। अगला है बोली। बोली बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, जगह जगह पर छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बोलने जाने वाली भाषा है, बोली जाने वाली जो भाषा है उसे क्या कहते हैं, हम बोलचाल की भाषा में बोली कहते हैं। लेकिन इसका कोई मानक विकास या इनके देश में या कह सकते हैं व्याकरण में या क्षेत्र में क्या होता, मान्यताएं नहीं मिली होती हैं, ठीक है ना। बोली का लिखित रूप प्राय नहीं मिलता है। जब कोई कवि किसी बोली में साहित्य रचना करता है तो वह बोली भाषा के अंतर्गत ही आ जाती है। जैसे सूरदास ने ब्रज में, तुलसीदास ने अवधि में रचनाएं की। ब्रज और अवधि तब केवल बोलियां थी, लेकिन बाद में जब इन्हें भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार खड़ी बोली भी अब भाषा बन चुकी है। हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है वो खड़ी बोली ही है। हरियाणा में बोली जाने वाले हरियाणवी, राजस्थान में बोले जाने वाले मारवाड़ी, बिहार में बोले जाने वाली भोजपुरी और उत्तराखंड में बोले जाने वाले कुमाऊं और गढ़वाली बोलियों के उदाहरण हैं, ठीक है। लिपि भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं आओ तो इसमें दो ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, आ और ओ। मुंह से बोली जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं।
इन वर्णों के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। पहले वीडियो में ही बताए हैं कि किस तरीके से किस भाषा को, किस वर्णों को किस तरीके से लिखना है, दाहिने तरफ से लिखना है, बाएं तरफ से लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, 3 लाइन में लिखना है, कैसे लिखना है। लिखने का जो सही क्रमबद्ध तरीका जो हमें बताता है वही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। यानी भाषा, वर्ण, शब्द को लिखने का जो तरीका हमें जिस चीज से पता चलता है वो क्या कहलाता है, वो लिपि कहलाता है। हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है, अर्थात उन्हें लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जरा सोचिए, यदि लिपि ना होती तो पुस्तकों की रचना भी ना होती, और फिर हम इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं की जो लिपियां देख लीजिए, जैसे संस्कृत और हिंदी की जो लिपि हो, देवनागरी है, उर्दू की है, फारसी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। अपने माता पिता, पड़ोसी और आचार्य की सहायता से इन लिपियों की जानकारी प्राप्त करो। उर्दू की लिपि फारसी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और हम लोग बाईं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। अगला है टॉपिक व्याकरण। पिछली कक्षा में तुम पढ़ चुके हो कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण है क्या? ऐसे कहते व्याकरण पढ़ रहा हूँ, व्याकरण क्यों पढ़ रहे हो भैया, कौन सी जरूरत है व्याकरण पढ़ने? लेकिन कह सकते हैं जैसे हमें छाता हमें धूप और वर्षा से हमारी रक्षा करता है, पेन से हम लिख पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से भाषा जो है वो क्या करता है, वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान बताने। यानी व्याकरण ही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम कह सकते हैं कि हम लोग भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं और उसके प्रयोग की बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो किसी भाषा के व्याकरण को जाने बिना हम उस भाषा के शुद्ध के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए साहित्य क्या है, ज्ञान के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। साहित्य की 2 विधाएं, एक पद्य है और एक गद्य है, ठीक है। जो पद्य है उसमें कविताएं लिखी जाती हैं, उसमें रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, लय होता है, तुक होता है, बद्ध होता है, क्रम होता है, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कविताएं रहीम, कबीर, बिहारी आदि के दोहे, तुलसी की चौपाइयाँ, मीरा, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास के पद आदि सब क्या है, साहित्य पद के अंतर्गत आते हैं, या काव्य इसे बोलते हैं, काव्य भी बोलते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित दीवानों की हस्ती, सुदामा चरित और भगवान के डाके क्या है, पद्य साहित्य के ही उदाहरण है। गद्य क्या है, गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानियां, निबंध, उपन्यास, संस्मरण आदि आते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित लाख की चूड़ियां, निराश क्यों हुआ जाए, ये सब क्या है, कहानी और निबंध गद्य साहित्य है, ठीक है। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के 3 अंग मुख्य रूप से हैं बच्चों, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, भेद, लिंग, कारक आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और वाक्य के विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य का विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि का भी जिक्र या चर्चा की जाती है। व्याकरण के इन्हीं सभी अंगों को विस्तृत जानकारी हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये आपका अध्याय जो है वो पूरा हो रहा है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कोशिश करेंगे लिखने के लिए। जो भी क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलेंगे वो हम करवा देंगे, ठीक है ना।